हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगे इकाई 1 से लेकर 10 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे इकाई 2 से आदिकाल से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले हमने इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं और इकाई 2 से हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी हम देख चुके हैं। आप अनुकंपा अध्ययन चैनल में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी हमरा कंत लजेजम तू वैसी हऊ जय भागा घरु एंतु का तात्पर्य है। ए, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको चयन करना है। तो चलो, पहला इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत लजेजम तू बयोसहु जय भागा घरु एंतु का तात्पर्य ए और डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी के नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, रेवा तट पर मृगया के लिए। अगला प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। ये पहली दिया गया है, इस पहली का सही उत्तर कौन सा होगा? ए अरहर, बी उड़द, सी मूंग, डी मसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरहर। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। इसकी पदावली में जो वर्णित है उसमें कौन सा विषय है? राजनीतिक द्वंद्व, व्यय संधि, पुरुष परीक्षा या अनमेल विवाह। तो नीचे विकल्प दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, बी और डी। व्यय संधि और अनमेल विवाह ये मुख्य विषय हैं विद्यापति की पदावली में। अगला प्रश्न है, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहली का सही उत्तर दीजिए। तो इस पहली का सही उत्तर होगा स्त्री, लता, नाली, आग। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आग। अगला प्रश्न है, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? तो कौन सी बातें सही हो जाएगी? पहला दिया गया है, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया।
अगला है खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। डी है पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विकल्प दिया गया है, आपको इसका चयन करना है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ए और सी। ए और सी। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदीगृह से मुक्त कराया। अगला डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से मेल नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा वे छंद है, तो ये जो कवित्व दिए गए हैं ये ग्रंथों में कवित्व के लक्षणों से मेल नहीं खाता है। तो इसका कवित्व संज्ञा में वे छंद कौन सा है? तो देखते हैं। ए सभैया, बी धनाक्षरी, सी रोला और डी छप्पे। तो इसमें छंद है, इसका सही आंसर हो जाएगा छप। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 चरणों का सही अनुक्रम है। तो इनमें से क्रम में लगाना है, तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? आपको पता है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो वो कोई भी प्रकरण शुरू करने से पहले, प्रकरण शुरू करने के बाद वो सबसे पहले सामान्य परिचय देता है। अगर आपको ये पता है तो इससे आप तुरंत प्रश्न का सही उत्तर चुन सकते हैं। तो सामान्य परिचय तो किस में? बी। तो सब बी किस में है? तो ये बी में, बी सबसे पहला आता है। उसके बाद लास्ट में वो कोई भी प्रकरण में सबसे लास्ट वो फुटकर रचनाओं को रखते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका लास्ट है सी, फुटकर रचनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देसी भाषा काव्य और फुटकर रचनाएं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जपो अभट्टा। ये किसने कहा है? आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद्र। तो ये विद्यापति ने कहा है। अगला प्रश्न है सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अभट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, डी ब्रज। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ए अभट्ट। कीर्तिलता अभट्ट भाषा की रचना है और ये विद्यापति की रचना। अगला प्रश्न है
आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो अभी अभी हमने देखा कि कीर्तिलता अवध में रचना है और विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, पर इसमें विद्यापति की जिक्र नहीं किया गया है। दिया हुआ अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन और मंझल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का अब्दुल रहमान। उन्होंने अवध भाषा में आदिकाल में रचना की है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा और बसंत। तो आपको पता ही होगा आल्हा परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हाखंड, और ये आल्हा एक गीत है जो किस ऋतु में गाया जाता है? तो इस आला जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान से संबंधित छोटा कर लेते हैं, थोड़ा प्रश्न और क्वेश्चन दोनों दिखेंगे। तो देखते हैं, रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो रचना दिए गए हैं और इधर रचनाकार दिए, इसका सुमिलित करना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, खुमान रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनिक, बिसलदेव रासो, नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई। तो इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन, चंदबरदाई को, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? बौद्ध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि, जैन मुनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं का उनकी काव्य भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। तो यह भी रचना और इस बार भाषा दिया गया है, तो कौन सी रचना किस भाषा में रचा गया है इसका मिलान करना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। विजयपाल रासो, अभ्रंश, चार्यगीत, संध्या भाषा, विद्यापति पदावली, मैथिली और पृथ्वीराज रासो हिंदवी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्रकृति से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से और पाली से। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी है, प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभुसूरी। इसमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पूछा है अभ्रंश की प्रथम महाकवि कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी, स्वयंभू। हिंदी का प्रथम महाकवि पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका सरहपा, और यहाँ पूछा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, तो ये स्वयंभू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का महाकाव्य, सबसे पहला महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा डिंगल। डिंगल भाषा
अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मेल को डिंगल भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, श्रहपाल, स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द अनुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो की। ये फारसी हिंदी शब्दकोश है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें संगत युग्मों को ढूंढना है। ए बिसलदेव रासो नरपति नाला, कुमार रासो जगनीक, विजयपाल रासो चंबरदाई, परमाल रासो दलपति विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिसलदेव रासो नरपति नाला। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने किया है। ये सही युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो अभी हमने देखा डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल को डिंगल भाषा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? घरसदा तासी, पंडित रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका क्रम देखना है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 17 का ए नंबर सही हो जाएगा। भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका रचना काल को देखते हैं तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुआ था। स्थूलीभद्र 1209 में, नेमिनाथ रास 1213, संगीत रत्नाकर ये 13वीं शताब्दी की रचना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी, 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखना है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 19 का ए कुबलय माला कथा, राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो कुबलय माला 9वीं सदी, राउरवेल 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी और वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की रचनाएं हैं। तो इसका सही क्रम ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ कवि दिया गया है और इधर कृति दिया गया है, तो उससे उसका सही मिलान करना है और सही ऑप्शन का चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर। स्वयंभू, पवमचिराऊ, पुष्यदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक,
सरहपा, चर्यापद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमिलित करना है। तो ये भी सुमिलित करने का प्रश्न है। तो देखते हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नालाह, विशलदेव रासो, रोड कवि, राउरवेल। अगला प्रश्न है। गोरखवाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गोरखवाणी के संपादक। अगला प्रश्न है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई उक्ति है, किसकी उक्ति है? अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, रहीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो की उक्ति है। अगला प्रश्न। खुसरो की रचना खाली गवारी वस्तुतः है, क्या है? पहेलियों का संकलन, कहा मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजक परक रचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी हिंदी शब्दकोश। अगला प्रश्न। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। 25 का सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। अगला प्रश्न है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ, भंडारी, गोरखनाथ, अधमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ में हठ योग का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, पवन चिरऊ, हुमायूं रासो, विशलदेव रासो, चंदनबाला दास। तो इसका पवन चिरऊ के अगर हम देखें तो 783, हुमायूं रासो 9वीं सदी, विशलदेव रासो 12वीं सदी और चंदनबाला रास ये भी 1200 के लगभग माना जाता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है क्या? पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? सरपा, हेमचंद्र, सब्रपा, स्वयंभू। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा डी, हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला प्रश्न है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। तो दोहा या दुहा किस
भाषा का शब्द है, ये छंद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपभ्रंश का। अगला प्रश्न, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कहा है। अगला प्रश्न है, संदेशणौ सविथ्यरौ पई मई कनहु न जाई, जे कला गुली मुंदडौ सो बाहडी समाई। बाहडी समाई, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विमल सूरी, अदहमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा अदहमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। रचना दी है और रचनाकार से सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जयमैन, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो, चुनपरताई, श्रवकाचार्य, देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति गनी। ये मनी नहीं गनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो कौन सा सही अनुक्रम है? 36 का डी सबसे पहले आ जाएगा आपका, श्रवकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली राज, चंदनमाला राज और रेवंत गिरी राज। अगर इसका हम रचना काल देखें तो ये 933 ईस्वी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली राज 1184 की रचना है। चंदनमाला राज 1200 ईस्वी की रचना है और रेवंत गिरी राज 1231 की रचना है। अगला देखते हैं, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, इसे भी क्रम में सजाना है, तो कौन सा क्रम सही है आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोहा कोश, श्रवकाचार्य, संदेश रासक, कीर्तिलता। तो दोहा कोश, श्रवकाचार्य, संदेश रासक। अगला प्रश्न देखते हैं, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ और सखी संप्रदाय। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, नाथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यह रचना के पात्र दिए गए हैं और यह रचना दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सही ऑप्शन ए, चंदा चंदायन की है, नागमती, पद्मावत, राजमती, विशाल देवरासो, मालवी, डोला मारूरा, दूहा। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणा संतों की बानियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
नहीं, ये कथन कहिए। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाद कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोट से संबंधित दिया गया है मिलान। तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ये। प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, रनमल छंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश, भटकेदार, जयमयंक, जसचंद्रिका, मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। पुरुष परीक्षा के कवि हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडेय, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है, यानी मानने में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम है, सही अनुक्रम है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, छियालीस का, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। तो 46 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है? राउरवेल, रोड कवि, हुमायूं रासो, दलपति विजय, चंदनमाला रास, आसकू और योगाचार्य। ये हो जाएगा आपका डोम्बिपा। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? मुनि जिनविजय, राहुल संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो बताना है ए, हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, हमीर रासो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो उसका 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, नरपति नाला, विशल देवरासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसकू, चंदनमाला रास। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, डी, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग।
इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, हमने फिर से क्वेश्चन रिपीट 50 के बाद 51 आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा पेज लग गए हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का सही आंसर सी। तो 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। कुबलय माला कथा, राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। कुबलय माला कथा 9वीं सदी, राउरवेल 10वीं सदी और उक्ति व्यक्तिकरण 12वीं सदी और वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की रचना। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का सी नंबर, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजऊ करई, परम महासुख एकहु कने, दुरई अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रजा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। 1, 2 और 3। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचयिताओं से सम्मिलित कीजिए। यह पंक्ति दी गई है और उसकी रचनाकारों से सम्मिलित करना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ए। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुरिया छई, ये हो जाएगा कन्हपा। का तरुवर पंच बिड़ाल, ये हो जाएगा आपका लुईपा। कड़वा बोल न बोलिस नारी, ये हो जाएगा आपका नरपति नाला। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, तो ये अमीर खुसरो की। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित करना है। तो यह पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका सुमिलित करना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ए। यह ऑप्शन दिया गया है, तो ए का सही आंसर हो जाएगा सरहपा, पंडेऊ सेऊ सत बखाइन।
सिरपा नौलख पातरी आगे नाचे। गोरखनाथ 12 बरस ले कुकर जीवे। जगनिक बज्जिन घोर निशान राज चौहान चहो दिस। तो इसका हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कही है। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकरण 4 में। अगला प्रश्न है, रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमिलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश, वरुचि, श्रवकाचार्य, देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य, मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्यदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी, हेमचंद्र। हेमचंद्र द्वारा द्वाश्रय काव्य की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो देख लेते हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। दूसरा, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। नीचे विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सही आंसर ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहाय नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? सरहपा, कन्हपा, लुईपा, डोंबिपा। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा कन्हपा। कन्हपा द्वारा यह पंक्ति गाई गई है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। जब उनकी अमीर खुसरो के गुरु का देहांत हो गया था तो उसके देहांत में ये पंक्ति गाए थे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दब सहा प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? बरूची, देवसेन, पुष्यदंत, मैल धवल। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, मैल धवल।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्रकृतिभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक थी। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। चौथा, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। तो नीचे कूट दिया गया है विकल्प, उनमें से कौन सा विकल्प सही है तो इसका चयन करना है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3। 1 2 3। 1, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक थी। 2, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। 3, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो यहाँ भी अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। 1, उनका जन्म पटियाले में हुआ है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो इसका नीचे विकल्प दिया है, कौन सा विकल्प सही है इसका चयन करना है। तो 68 का हो जाएगा आपका सी, 2 और 3। 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और जिसने इसकी मृत्यु के वक्त एक पंक्ति गाई थी जो अभी हमने पढ़ा। और 3, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। तो ये 2 और 3 सही हो जाएंगे। और चौथा नंबर में क्या कहा गया? उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में नहीं हिंदी में पूछो। ये बात कही तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबरदाय ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरल, पद्धड़िया, कवित्त, सवैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवित्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता है? जिनधर्मसूरी, सुमतिगन, मुनि जिनविजय, आसगो। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा डी, आसगो। आसगो की रचना चंदनवाला रास। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदंत। तो इसका विकल्प दिया हुआ है, ये थोड़ा बहुत दूर हो जाता है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 1 4 3। 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो पहले स्वयंभू आ जाएंगे, उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्यदंत और उसके बाद हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य। तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ए, सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं
केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ विकल्प दिया गया है, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4, 2 और 4, हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। अब हम देखेंगे दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र और सारंगधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमप्रभ सूरी। कुमार प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला प्रश्न, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? सबसे पहला कवि नहीं, सबसे बड़ा कवि माना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। राहुल सांस्कृत्यायन ने स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। और सबरप्पा को, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, सबरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अब दिसंबर 2023 में 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।